हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का वैद्युत रसायन का कंप्लीट 1 नंबर या 2 नंबर और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन सब जो इस साल बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं। ठीक, सभी जो आ सकते हैं सारा कलेक्ट कर दिया गया यहाँ पे, पिछले साल के भी, और क्या कहा जाता है कि और जो आ सकते हैं 2009 से लगे 2000 अभी तक का पूरा लिख दिया गया इसमें, और जो आ सकते हैं संभावना उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इस सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी जाके दूसरा कोई प्रश्न देखिएगा। इस चैप्टर में ये मैक्सिमम ये सब लड़ जाएंगे। ठीक, तो पहले इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब दूसरे प्रश्नों को हाथ लगाइएगा, लिख कर प्रैक्टिस मार लीजिएगा, तभी आपका 70 में 70 तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फैराडे का विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है किससे? ऑप्शन ए धनायन के परमाणु संख्या से, परमाणु है, परमाणु नहीं है, परमाणु संख्या से। दूसरा, इसको परमाणु कर लीजिएगा। दूसरा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तीसरा, ऋणात्मक इस तरह, ये तो छारात्मक लिखा है यहाँ पे, ऋणात्मक इस तरह लिखेंगे, इस तरह। हाँ, ऋणात्मक परमाणु संख्या से, गलत बात है। धनायन के वेग से। अच्छा, ये किसी लड़के ने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, आपको अब सही राइटिंग में सही आंसर मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे होगा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। आप फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम जानते हैं, यह मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे फैराडे का पहला नियम था कि जब समान धारा बहे तो उत्पन्न पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा Q के समानुपाती होता है। और W बराबर हम क्या जान रहे थे? ZQ हो रहा था, और W बराबर Q का मान IT होता है, तो हम ZIT लिख दे रहे थे। और Z क्या है? ग्राम समतुल्यांक होता है। ठीक, क्या कहा जाता है इसको? हाँ, कहा जाता है ना। आज ये किसके बराबर होता है? Z समतुल्य द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो यही हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अर्धशेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार है? अर्धशेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार है? किस प्रकार नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार है, इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार है। तो ये जिंक अर्धशेल दे रखा है, लोहा का अर्धशेल दे रखा है। अर्धशेल में मतलब कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, Zn2+ में बदल गया है। Fe का मतलब Fe भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और 2+ में बदल गया है। थोड़ा 2+ ऊपर लिख लेंगे। इसका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान दे रखा है 0.76 वोल्ट। इसका भी दे रखा है 0.41 वोल्ट प्लस में। दोनों का प्लस में ही होगा क्योंकि ये मानक अपचयन विभव लिया गया है। ठीक, मानक ऑक्सीकरण विभव नहीं लिया जाता क्योंकि IUPAC कहता है कि दोनों का अपचयन विभव ही लिया जाए। अब इस सेल का क्या करना है? इस सेल अभिक्रिया का हमें विद्युत वाहक बल EMF ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा EMF बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड, यानी कैथोड में से एनोड घटा देंगे, इसका इससे घटा देंगे, आ जाएगा हमारा। तो घटाइए, तो 1 में से 15, 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, और 4 में से 11 में से ये घट पाएगा क्या? ऊपर है 3, 7, तो उल्टा घटता है ना, माइनस में। अच्छा, उल्टा घटेगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। घटाते हैं, देखिए घटाकर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हल किया गया है। ई सेल या EMF बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। इसका मान है 0.41 और इसका मान है E एनोड का ऊपर में। देखिए ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का।
वो सेल हम लोग बनाएंगे इस तरह सेल जब बनाएंगे, ठीक, तो इधर से तार जोड़ते हैं तो इधर जिंक लिया गया है, इधर लोहा लिया गया है, तो जिंक एनोड का काम करेगा, बाएं साइड में एनोड का काम करेगा, इधर वाला कैथोड का काम करेगा, ठीक। इसलिए एन यहाँ पे लिखा है कैथोड माइनस एनोड, तो पहले कैथोड लिया गया है यानी लोहा का, तब बाद में जिंक का लिया गया। तो हल किया, अच्छा जुड़ेगा ना, माइनस है घटेगा, देखिए घटा के, तो ये तो नहीं घट पाएगा क्योंकि ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा है, तो उल्टा करके घटाया जाता है। तो 6 में से 1 गया, 5 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा, तो माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल, ठीक, इसको सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको सेकेंडरी सेल भी कह देता है। अब आगे देखिए, ऑप्शन है लोकेलान सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी होगा लेड स्टोरेज बैटरी। ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक। ये लोकेलान से प्राथमिक सेल है और लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। तो आपको नोट्स मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन का मिल जाएगा नोट्स, उसमें आप जाके देख सकते हैं ये द्वितीयक सेल के बारे में, या अभी इसी क्वेश्चन आंसर में जब लघु उत्तरीय आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल भी मिलेगा उसी में। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ F2 है, Cl2 है, I2 है, Br2 है, कौन होगा चारों में से? तो आप देख रहे हैं F2 पे मारा गया है, मेरा काम है कि क्यों है ऐसा होगा, क्यों यही होगा ये बताना है, ठीक, क्योंकि ये मैं पिछले साल कह रहा हूँ, शुरू से ही मैं सारा हल कराते गया हूँ क्वेश्चन अपने छात्रों का, और उनको आंसर भी बताते गया हूँ, तो वो लोग सब टिक मार चुके हैं। अभी मैं आपको इधर पीछे दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको यही सब मिल रहा है, आंसर पहले से मिल रहा है, अब मैं उसी को समझा रहा हूँ आपको, तो समझाना मेरा काम है। देखिए, आपका काम है कंप्लीट करके जाना, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना। तो आप जानते हैं कि वो सारणी याद है आपको, वैद्युत रसायन श्रेणी याद होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड भी वो 0.00 होता है, इसके नीचे फ्लोरीन आएगा और इसके ऊपर लिथियम आता है, ठीक, लिथियम प्लस आयन देता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है F- आयन बना लेता है, ठीक, F ही नहीं है, F- आयन बना लेता है। आपको याद होगा नीचे आने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, और सबसे नीचे F2 ही पाया जाता है। ऑक्सीकारक क्षमता नीचे बढ़ती है, तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ यही हो गया, ये सब ऊपर आते हैं F2 से, या ये राबे नहीं करते, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ये देखने को नहीं मिलते, ये सबसे लास्ट में पाया जाता है, इसलिए हो जाएगा। तो श्रेणी से बहुत ज़्यादा सवाल उठा देता है, इसलिए उस श्रेणी को याद रखिएगा बढ़िया से, उसके बारे में मैंने नोट्स दे रखा है, उसके बारे में मैंने वीडियो भी पढ़ाया है डिटेल में पूरा वैद्युत श्रेणी के बारे में, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चैनल पे भी जाके स्ट्रगल स्टडी एकेडमी सर्च करके या चैनल पे लोगों पे टिक कीजिए, आप सीधे चैनल में चले जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा? क्लोरीन की सोडियम अम्लगम या हाइड्रोजन? इस बात को समझेंगे। NaCl का हम ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म, यानी कि ये खुद द्रवित है। NaCl जो ले रहे हैं वो द्रवित अवस्था में हम ले रहे हैं, इसमें पानी वानी नहीं डाला गया। तो ये जब टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो हम लोग जानते हैं कि प्लस जब विलयन में हम इधर एनोड पर प्लस आवेश होता है, ठीक,
कैथोड पर माइनस आवेश होता है। अब NaCl टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, तो निश्चित है माइनस प्लस की ओर भागेगा और प्लस माइनस की ओर भागेगा। तो बोलिए कैथोड पर क्या मुक्त होगा? कैथोड पर मुक्त होगा सोडियम, क्योंकि ये भागेगा कैथोड की तरफ, और एनोड पर मुक्त होगा क्लोरीन। तो पूछ रहा है कि कैथोड पर मुक्त, यहाँ पे कह रहा है कि कैथोड पर मुक्त पदार्थ होगा सोडियम। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये द्रवित लिया गया था। अगर आप जलीय ले लेंगे यानी NaCl का एक्वस रूप ले लेंगे तो ये तो टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पानी है H2O वो भी टूट जाता है जलीय लेने पर H प्लस और OH माइनस में। तब इन दोनों में कंपटीशन हो जाता है कि कौन पहले जाए, सोडियम जाए कि H जाए। और इन दोनों में भी कंपटीशन हो जाता है कि OH जाए कि Cl जाए कैथोड एनोड पर। तो सारणी को अगर आप देखेंगे तो सारणी में हाइड्रोजन से नीचे आने पर सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक। यानी इसकी जो क्षमता है ऑक्सीकरक क्षमता ज़्यादा है सोडियम से, ठीक। इसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा है सोडियम से, यानी तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीकृत हो जाएगा सोडियम से पहले। तो यही जाता है तुरंत कैथोड पर। तो हमारा यहाँ इस स्थिति में आंसर हो जाएगा H2। कैथोड पर क्या मुक्त होगा? H2। कैथोड पर H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस में बदल जाएगा। तो बैलेंस कर देंगे 2-2। और यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो Cl आता है, OH ऊपर से आता है, Cl इससे नीचे रहता है। इसका ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा है इसलिए ये ऑक्सीकृत होगा, ठीक। पहले अपचाय, अच्छा अपचायक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता नहीं, OH से ये ऊपर है और इसका अपचायक क्षमता ज़्यादा यानी इलेक्ट्रॉन तेजी से त्यागेगा। तो Cl माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है, Cl2 में बदल जाता है। जो ऑक्सीकारक है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपचायक है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो Cl2 मुक्त होता है एनोड पर। ये कंडीशन याद रखिए, बड़ा काम का चीज़ है, मिलेगा इसी में मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 96,500 कूलम वैद्युत प्रवाहित करने पर CuSO4 के विलयन मुक्त करता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को भी बढ़िया से मिलाइएगा तब हल कीजिएगा, डायरेक्ट आवेग में आकर मत मार दीजिएगा। तो 96,500 कूलम वैद्युत आवेश दे रखा है। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का, यानी Q का मान दे रखा है हमें, यहाँ पे Q का मान दे रखा है। CuSO4 के विलयन मुक्त करेगा तांबा, क्या मुक्त करेगा? तांबा। कितना तांबा? 61.5, 37, 31.76। देखा जाए कितना होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन आपको मिल गया, लेकिन हल करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट हल करके दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ इसको। तो हमें प्रवाहित आवेश का मात्रा दे दिया, Q बराबर कितना दे दिया? 96,500 कूलम दे दिया। CuSO4 के विलयन में कितना कॉपर मुक्त होगा, यानी W कॉपर बराबर वाट, ठीक। क्या आप M कॉपर जानते हैं? इसका अणु भार जानते हैं कितना होता है? 63.5 होता है। ग्राम पर मोल ले लेंगे या रहने देंगे, और इसका काम पड़ेगा हमें। और देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है ZQ, यही W हमें निकालना है। ZQ होता है, Q का तो मान पता है, Z का मान नहीं पता होता। तो चूंकि Z बराबर होता है E बटा में F, समतुल्य द्रव्यमान बटा में फैराडे नियतांक। E बराबर कैसे निकालेंगे? कॉपर का E कैसे निकालेंगे? कॉपर का E तो निकालना समतुल्य द्रव्यमान। तो कॉपर का द्रव्यमान 63.5 बटा में कॉपर पर आवेश। CuSO4 में कॉपर पे कितना आवेश है? ये टूटेगा Cu2 प्लस SO4 माइनस माइनस 2 आवेश है, तो यही नीचे 2 आ जाता है। समतुल्य द्रव्यमान निकालना सिखाया हूँ मैं, सॉल्यूशन अध्याय 2 में, सॉल्यूशन विलयन में सिखाया गया है। तो वहाँ पे आप जाके नीचे उसका लिंक में नोट्स दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं।
वीडियो भी बनाया गया उस पर एक एक करके आधे एक एक हेडिंग पर, तो कटा सकते हैं, नहीं अभी छोड़ देंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा, ऐसे छोड़ देते हैं। और F बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है फैराडे नियतांक का मान। अब हमें F का भी मान मिल गया, E का भी मान मिल गया, Q का भी मान पहले ही दे रखा है, रखेंगे और हल करेंगे कितना आता है। इसलिए WCU बराबर E का मान लिखेंगे 63.5/2 गुणे Q का मान लिखेंगे 96,500 बटे F का मान नीचे, ये जो नीचे F आएगा यहाँ पे W की जगह पे, उसका मान भी रख देंगे 96,500। कटेगा, इसको कटाएंगे, आ जाएगा हमारा 31 2 3 6 2 कम 2 2 7 14 2 5 10 7 5 31.75 आएगा। आगे समझ में बात कैसे आया, यहाँ पे सोल्यूशन किया गया है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, फैराड, एक फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ऑप्शन दिया है 1 ग्राम समतुल्य के 1 ग्राम मोल के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के आधा ग्राम समतुल्यांक के, यहाँ पे ग्राम तो लीजिएगा। तो देखा जाए इसको हल करके, एक फैराडे का मतलब F बराबर, एक फैराडे का मतलब हो गया Q बराबर, एक F लिया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है, तो प्राप्त मात्रा W बराबर क्या होगा, तो W बराबर जानते हैं Q का मान 1 है, W बराबर हो जाएगा Z गुणे 1, यानी W Z के बराबर हो रहा है। और Z क्या होता है, तो Z को ही कहा जाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, समझे ना बात। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का जलीय घुल, यहाँ पे फ्लोराइड दिया है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्लोराइड नहीं, फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड का जलीय घुल, अब जलीय दे दिया, उधर सोडियम क्लोराइड का NaCl का द्रवित रूप दिया था, अब यहाँ पे फ्लोराइड कर दिया है, इसको जलीय कर दिया है। क्लोराइड भी देगा तो हम उसी तरह हल करेंगे जैसा अभी हल करके दिखाए हैं। क्या कह रहा है, जलीय घोल का वैद्युत विच्छेदन करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे पानी में डालकर, तो धनोद और ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होंगे। धनोद यानी एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा, F2Na, यानी एनोड पर F2 बनेगा और ऋणोद पर यानी कैथोड पर Na बनेगा, या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, चारों में से कौन होगा। तो देखिए NaF टूटेगा Na प्लस F माइनस में, साथ साथ H2O भी टूटेगा H प्लस H माइनस में, दोनों में कंपटीशन कौन पहले जाएगा, तो H का ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होता है, ऑक्सीकरण अवस्था करें इसका अपचयन विभव ज़्यादा होता है, तो ये पहले अपचित हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेकर तुरंत H2 में बदल जाएगा। अपचयन उसी का होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, त्यागने के गुण को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने के गुण को अपचयन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये F2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा, अच्छा इन दोनों में, हाँ इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो F माइनस ज़्यादा, इसका ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा, ठीक। इसका क्षमता ज़्यादा है, ऑक्सीकारक क्षमता, तो ये पहले गैस में बदल जाएगा, यानी ये मुक्त हो जाएगा कहाँ पर, एनोड पर मुक्त हो जाएगा तुरंत। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है अपचयन विभव, ठीक। इन दोनों में फ्लोरीन का ज़्यादा अपचयन विभव होता है, यानी अपचित होने का, इन दोनों में हाइड्रोजन का होता है, तो हाइड्रोजन हो गया पहले। इस सारणी को आप कंपेयर करके पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जलीय कहेगा तो निश्चित ही जान लीजिएगा कि सोडियम नहीं आएगा, उसके बदले में कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, बस। अब बाकी फ्लोरीन आएगा, इन दोनों को कट कर दीजिएगा। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला F2H2। अगला क्वेश्चन है
LiCl, NaCl, KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक चालकता का सही क्रम है। क्रम बताना है इन तीनों में समतुल्यांक चालकता का क्रम क्या होगा, यानी पहले कौन आएगा तब बाद में कौन आएगा तब बाद में कौन आएगा। आ रहा समझ में? यही पे बता देता हूँ आपको। तो क्लोराउस का नियम आपने पढ़ा होगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अलग अलग धनायन ऋणायन के योग के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें Cl जो है सभी में Cl है, तो इसकी तुल्यांक चालकता समान होगी सभी में, केवल अलग अलग किसका होगा, लिथियम का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा। तो इन्हीं तीनों का कल्पना करना है, कंपेयर करना है। सबसे नीचे पोटेशियम आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। एक सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी होते हैं सबसे कम सक्रिय होते हैं। लिथियम सबसे ऊपर भले ही आता है लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम, आपने 10 क्लास में भी पढ़ा है, होता है। इसलिए इसका पहले क्रम होगा तब इसका होगा, इस तरह ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं इसका। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ABCD, इसमें पहले लिथियम सोडियम पोटेशियम है, इसमें पोटेशियम सोडियम लिथियम है, तो यही वाला हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला है CuSO4 को घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा Fe को डालेंगे तो घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है किस में, काले में, हरे में, भूरे में, रंगहीन तो भूरा हो जाता है। क्यों? तो देखिए, कॉपर सल्फेट में लोहा डालते हैं Fe तो ये कॉपर को हटा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा उस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर और नीचे के ध्यान देंगे तो कॉपर से ऊपर आता है लोहा, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है या श्रेणी में जो ऊपर होता है अपने नीचे वाले को उसके विलयन से हटा सकता है। लोहा इसको हटा दिया, खुद आ गया, इसलिए लोहा के चलते भूरा रंग हो गया, नीला रंग गायब हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, किसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है? ऑक्सीकरण विभव अधिक है, ऑक्सीकरण माने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने का विभव, तो क्षमता ही है विभव। तो जिंक त्यागेगा कॉपर की, सिल्वर की, मैग्नीशियम। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक होता है, यह वर्ग 2 का तत्व है। इन सबसे पहले विद्युत इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बहुत ज़्यादा तेजी से। वैसे भी आप हाइड्रोजन से ऊपर ध्यान से देखिएगा तो हाइड्रोजन से ऊपर मैग्नीशियम आता है, ठीक, और मैग्नीशियम से नीचे ही ये सब आते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीकरण विभव, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। अब आगे देखते हैं सारा, मतलब अब जो भी सवाल आ रहा है अधिकतर वो विद्युत रासायनिक श्रेणी से आ रहा है, तो उसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। 10 क्लास वाला भी और इधर पहले 10 क्लास का आप समझ लीजिएगा, तब ये 12 क्लास का आपको बढ़िया से समझ में आएगा। एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? एक फैराड 96,500 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक को विद्युत में बदलने वाला गैल्वेनिक सेल होता है, जिसको वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। चालकता सेल विलयन के आयनों द्वारा होता है। ठीक, आइए विद्युत अपघटनी सेल विद्युत अपघट्य डालेंगे, वो टूटेगा तब जाके, यानी विद्युत अपघट्य करता है, मतलब कि जो भी उसमें डालेंगे विद्युत अपघट्य उसको तोड़ डालेगा, यानी कि इसको विद्युत ऊर्जा मिलती है तब ये रासायनिक ऊर्जा देता है। ठीक, लेकिन ये खुद की रासायनिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करता है, गैल्वेनिक सेल खुद की रासायनिक ऊर्जा से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, बिजली जो है अब चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, तो चालक को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे चालक को? देखिए आगे ऑप्शन ए धातु युक्त चालक, बी वैद्युत अपघटनी चालक, सी कुचालक, या कोई नहीं। तो वैद्युत अपघटनी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते, इसमें आयन प्रवाहित होते हैं, तो ये होगा नहीं। कुचालक की बात ही नहीं, हमें तो चालक से लेना देना है, इसीलिए धातु युक्त चालक कहेंगे, यानी धातु में ही इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालन होता है।
अगला है गैल्वनी सेल में एनोड होता है, वैद्युत रासायनिक सेल में उल्टा चलता है। जो एनोड है वो माइनस में रहता है और जो कैथोड है वो प्लस में रहता है। यही ध्यान देने वाली बात है। जबकि वही वैद्युत अपघटनी सेल में सीधा रहता है, एनोड प्लस में कैथोड माइनस में। तो यहाँ पे बी ए मारेंगे, ठीक, ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। निम्नलिखित में से धातु, कौन सी धातु ना, कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये कि कॉपर की मैग्नीशियम अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, जिंक भी नहीं करता, लोहा भी नहीं करता, कॉपर करता है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, कॉपर किसी अम्ल से अभिक्रिया करके उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, कॉपर। फिर आगे देखते हैं। और ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, हाँ, भले कॉपर के विलयन से अभिक्रिया करके कॉपर को हटा देगा, ठीक। फिर आगे किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल होगा, क्या होगा। साम्यावस्था में अगर वो सेल है, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना आ रहे हैं, सब रुक गया है, तो वहाँ पे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसी को साम्यावस्था कहा जाता है। ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना बिजली बह रही है। अब ये आपको सेल दे रखा है, गैल्वेनिक सेल, जिंक कैथोड है, अब विलयन में Zn2+ आयन है, फिर विलयन में बगल में दाएं में Cu+ आयन है और उसमें कॉपर कैथोड लगा है। तो वो सेल कैसा होगा, है कौन सा सेल है, वेस्ट सेल है, डेनियल सेल है, कोलोमल सेल है, कोई नहीं, तो डेनियल कहा जाता है इसको, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। आगे देखते हैं। 1 मोल Al3+ का, एल्युमिनियम 3+ का 1 मोल लिया जा रहा है, को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने आवेश की जरूरत होगी, इतने की, इतने की, इतने की, इतने की। तो ध्यान से देखिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 96,500 किलो इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश होता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 3 से गुणा कर देंगे और इसी को यहाँ पे मैच कर लेंगे, जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हल कर लीजिएगा यहाँ पे, हल, ठीक। तो देख लीजिए 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, करके दिखाऊं क्या, आप करके देखिएगा, यही आएगा, 3 × 10⁵ आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15। इसी को आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 मूल में देखा गुणा किया गया तो इतना आया, और इसमें पॉइंट लगाया गया, पॉइंट करके वैज्ञानिक संकेत में लिखा गया 10⁵ तो अब पॉइंट 5 हटाएंगे तो ये 10 होगा, इसको हटाएंगे 8 को हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, हटाने का नियम जानते हैं ना। 5 हटाएंगे तो ये 9 है तो एक 10 हो जाएगा, फिर ये इसमें भी जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये लगभग 3 हो जाएगा, मतलब हम इसको लगभग 3 लिख सकते हैं। तो यही ऑप्शन मिला देंगे। अब आ गया मेन चीज, लघु उत्तरीय, 2-2 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले भी आप देखेंगे इस। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न, डेनियल सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया एवं सेल अभिक्रिया लिखें। वही डेनियल सेल जो अभी देखें, Zn फिर Zn2+, उसमें अर्ध सेल लिखना है, फिर सेल अभिक्रिया भी लिखना है। ये सेल है डेनियल सेल, ठीक, ये विलयन को दिखाता है, ये एनोड को दिखाता है, ये विलयन को दिखाता है, ये कैथोड को दिखाता है, ठीक। तो अर्ध सेल कैसे लिखते हैं, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक्वस में बदल रहा है, तो ये अर्ध अभिक्रिया हो गया, अर्ध सेल अभिक्रिया। दूसरा कैथोड का लिखेंगे, इस पे क्या हो रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी का 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला लेकर बदल जा रहा है Cu में। फिर सेल अभिक्रिया लिखेंगे, तो इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इधर का 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको इधर लाएंगे तो कट जाएगा, घट जाएगा। इन दोनों को जोड़े तो इतना आया,
इन दोनों को जोड़ो तो इतना आया, हो गया सेल अभिक्रिया, इसको कहा जाता है सेल अभिक्रिया। इतना कर देंगे 2 नंबर कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। दूसरा है, उसमें भी 2 क्वेश्चन दे दिया। दूसरा में 2 क्वेश्चन है, एक ए है और एक आगे बी है। तो पहले ए का देखते हैं आंसर। फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखें। तो इसको लिख लेंगे, ये सब मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप नियम लिखिएगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। तो फिर भी समझा देते हैं आपको। 1834 में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए, जिसे फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं। प्रथम नियम, तो ये लिखना अच्छा नहीं है, इसको मत लिखिएगा, आप केवल प्रथम नियम लगा के लिख दीजिएगा हेडिंग। तो क्या है प्रथम नियम कि वैद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया, वैद्युत अपघटन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जाएगा, तो वो जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जाएगा, कैथोड पर जो भी पदार्थ इकट्ठा होगा, एनोड से जाएगा कैथोड पर निकल के, तो वो कितना होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, तो बोल रहा है कि प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होगी, यानी जितना धारा बहेगा उतना ही मात्रा भी आएगा। ठीक, यानी दोनों समान अनुपात में रहेंगे। 2 एम्पियर का धारा बह रहा है तो उसी के अनुसार मात्रा आएगा, 4 करोगे तो उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। ज़्यादा भाई बिजली ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मात्रा में पदार्थ आएंगे। W समानुपाती होता है विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा जब भी कहेगा तो हो जाता है Q। ठीक, क्योंकि विद्युत धारा की मात्रा हम Q बराबर IT से ही निकाल पाते हैं। विद्युत धारा की मात्रा, T भी जुड़ा है, I भी जुड़ा है, तब वो मात्रा बताता है। फिर ZQ लेंगे, इतना होता है, इतना लिख देंगे, काम खत्म है, हो जाएगा हमारा। फिर या आप केवल इतना लिख के भी छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ। फिर आगे बी नंबर है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखें। जेड का परिभाषा लिखना है, ऊपर में ये जो जेड है इसका परिभाषा लिखना है। तो करना क्या है, यहाँ पे आई का मान 1 रखेंगे, टी का मान 1 रखेंगे, यानी कि इकाई 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर की धारा पर है तो उत्पन्न विद्युत की मात्रा को नहीं उत्पन्न पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस तरह लिख देंगे। तो 1 कूलाम वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1C, क्यू का मान 1C बोल रहा है, मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। मतलब कि आई या टी के ना बोलकर आप सीधा बोलिए कि 1 कूलाम, क्यू का मान 1 कूलाम विद्युत धारा आवेश प्रवाहित करने पर क्या आएगा, W पर जेड आएगा। तो प्रवाहित करने पर जो पदार्थ उत्पन्न होगा वही जेड कहलाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक। मानक का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब कि एक निश्चित मान हो जाए, इकाई मान वाले इलेक्ट्रोड विभव को मानक कहा जाता है। इकाई का मतलब 1 या 1 कूलाम ले लीजिए या 1 वोल्ट ले लीजिए, लेकिन 1 इकाई लेना है। तो जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता, अर्धशैल अभिक्रिया हम लोग लिखना सीखे, उसमें जो भी स्पीशीज भाग ले रहा है, जिंक चाहे कॉपर, उसकी सांद्रता 1 इकाई होती है। मान लीजिए वो अभी अर्धशैल अभिक्रिया में जिंक भाग लिया, कॉपर भाग लिया, और उसकी सांद्रता कितना है, 1 इकाई है, यानी 1 मोल प्रति लीटर है। सांद्रता का मतलब मोलरता या मोललता, लेकिन हम मोलरता ज़्यादा लेते हैं। तो यदि उस बिलियन में वो 1 मोल प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर में उसका 1 मोल उपस्थित है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसे ई नॉट से सूचित करते हैं, बस इतना लिख देंगे हो जाएगा हमारा। ठीक,
आगे अगला क्वेश्चन है लवण सेतु क्या है, इसके क्या उपयोग है, बार बार पूछता है क्वेश्चन। तो लिखेंगे आंसर, यह यू आकार की एक नली है जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य के घोल को एगर एगर के साथ उबालकर यू नली में भरकर और ठंडा करके जेली बना देते हैं। मतलब है कि आपने देखा होगा कि जैसे ये लगा है, तो अगर बीच में एक और डब्बा लगा है तो इन दोनों डब्बा को जोड़ने के लिए अलग अलग डब्बे को इसमें एक यू आकार की नली लगा दी जाती है, यू आकार की नली। बढ़िया से वो रासायनिक सेल देखा होगा आपने, तो वही बोल रहा है यह क्या है, यू आकार की एक नली है। अब इसमें रहता क्या है, अक्रिय वैद्युत अपघट्य रहता है, यानी इसमें भी वैद्युत अपघट्य रहता है लेकिन वो अक्रिय रहेगा, वो अभिक्रिया विलयन के तत्वों से नहीं करेगा, विलयन के आयनों से नहीं करेगा। तो अक्रिय वैद्युत अपघट्य के घोल को एगर एगर के साथ उबाल देते हैं। तो उसमें वैद्युत अपघट्य अक्रिय भरा हुआ है, उसको एगर एगर के साथ घोल के उबालेंगे तो वो जम जाएगा, जम के कोलगेट की तरह हो जाएगा। अब कोलगेट को डाल दीजिए किसी भी नली में, वो गिरने वाला है नहीं। तो क्या करा, साथ उबाल कर यू नली में भरकर और ठंडा करके जेली बना देते हैं। जेली मतलब कोलगेट जैसा। अब बना के भर देते हैं तो उसी में रहता है और मदद करता है आयनों को केवल आने जाने में, खुद भाग नहीं लेता, केवल आयनों को आने जाने का माध्यम देता है। अब इसका उपयोग देख लिया जाए। पहला उपयोग है, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा पॉइंट करके, उपयोग। इसके निम्नलिखित उपयोग इस तरह लिख लीजिएगा। पहला है, यह परिपथ को पूरा करता है। ठीक, दोनों अर्धशैलों को ये पूरा करता है, इधर वाले को भी, इधर वाले को, इधर वाले आयन को, इधर वाले आयन का बैलेंस किया रहता है। इधर सोडियम बढ़ते जा रहा है तो और क्लोरीन घटते जाएगा तो दिक्कत, मतलब कि सेल बंद हो जाएगा। इसको बैलेंस करने में ये काम आता है। तो पर क्या करता है, परिपथ को पूरा करता है और एक अर्धशेल से दूसरे अर्धशेल में विद्युत धारा को बहने देता है। एक अर्धशेल से दूसरे अर्धशेल में विद्युत धारा को बहने देता है। इसी के चलते इस सेल से दूसरे सेल में जा पाता है विद्युत। दूसरा है, यह दोनों अर्धशेलों के विलयन की वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। दोनों अर्धशेलों में अगर आयन बढ़ते चले जाएंगे तो वो उदासीन नहीं रह जाएगा और सेल बंद हो जाएगा। मतलब कि अगर इधर जिंक बढ़ते चला जा रहा है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक त्यागा, इधर आके कॉपर से मिल गया और इधर केवल SO4 माइनस बढ़ते जा रहा है, जिंक आयन 2+ बढ़ते जा रहा है, SO4 घटते जा रहा है। अच्छा हाँ, SO4 घटते जा रहा है और Zn2+ बढ़ते जा रहा है। इसमें ये बढ़ते जा रहा है, SO4 घटते जा रहा है, यानी दोनों का संतुलन बिगड़ने लगा। तो इन दोनों का संतुलन बना रहे माइनस आवेश का, ये काम करता है ये लवण सेतु। अगला क्वेश्चन, CuSO4 घोल से 24,125 कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर कितना मोल कॉपर मिलेगा। हमें CuSO4 विलयन से इतना कूलाम प्रवाहित करना, यानी Q का मान दे दिया 24,125, प्रवाहित करने पर कितना मोलों की संख्या पूछ रहा है, कॉपर मिलेगा Cu। यानी पहले हम कॉपर का मात्रा निकालेंगे, तब इसके अणु भार 63.5 से भाग करेंगे, हमें मोलों की संख्या भी मिल जाएगा। देखिए, तो W पहले निकालेंगे कॉपर का, तो W बराबर होता है ZQ, Z बराबर होता है E/FQ। अब Q का मान हमें दे रखा है, F का मान हमें इतना होता है जानते हैं, E का मान हम लोग निकालेंगे 63.5/2 करके। देखिए आगे E का मान यहाँ पे निकालने के लिए कॉपर का द्रव्यमान लेंगे, कॉपर का ही निकाल जा रहा है यहाँ पे। तो कॉपर का द्रव्यमान बटा में उस पर आवेश, x का मतलब उस पर आवेश। x कैसे निकाला जाता है, अध्याय 2 याद होगा आपको, बिलियन में सारा डिटेल में बताया गया है। कॉपर का द्रव्यमान 63.5 होता है और इसके ऊपर +2 आवेश आएगा, क्योंकि CuSO4 में, अब ध्यान से देखिएगा, CuSO4 में तो SO4 2- CO2+ होता है, तो यही 2 आ जाएगा नीचे। फिर
कटा देंगे, आ जाएगा 31.75 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। ठीक, इसका ग्राम अपर मोल होता है और इसका एक्स का जो निकालते हैं वो इक्विवेलेंट बताता है। फिर डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू बराबर था जेड क्यू ना, जेड ई बटा एफ इंटू क्यू था। तो ई का मान हमें पता चल गया, एफ का मान 96,500, क्यू का मान इतना दिया है। इसको कटाएंगे, ध्यान से देखिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसमें भाग करेंगे आ जाएगा इतना। तो अभी ये केवल कॉपर का दिया हुआ द्रव्यमान आया है, हमें मोलों की संख्या निकालना है। तो कॉपर के मोलों की संख्या होता है दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया अभी इतना आया, मोलर इतना होता है 63.5, कटा देंगे हमारा आ जाएगा 0.125। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखें और वर्णन करें। तो दूसरा नियम लिखना है 2 नंबर में, 5 नंबर में आता तो दोनों नियम लिखना होता है। तो देख लेते हैं इसको भी। द्वितीय नियम हेडिंग लगा देंगे, लिख देंगे विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकीय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। मतलब है कि अलग अलग विद्युत अपघटनी सेल ले लिए, एक फिर 2 फिर 3, तीनों को एक ही में जोड़ दिए। ठीक, तो यही कर रहा है विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों, यानी विभिन्न मतलब अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयन ले लिए अलग अलग पात्र में, और उसमें विद्युत धारा की मात्रा जो बह रही है वो समान है, यानी सभी में आवेश Q का मान बराबर बह रहा है। तो मुक्त विभिन्न पदार्थ की मात्रा पहले विलयन में इलेक्ट्रोड पर कितना होगा, दूसरे पर कितना होगा, तीसरे में कितना होगा, या उस दोनों के बीच संबंध क्या होगा, मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो बोल रहा है कि जो भी विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होगा उसकी मात्रा सभी के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होगा। मतलब मान लीजिए एक डब्बा में मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया, दूसरा में लगा दिया, ठीक, और तीसरा भी लेकर लगा दिया, तीनों में लगा दिए इलेक्ट्रोड, और तीनों को जोड़ दिया। ठीक, इसको इन दोनों के बीच से जोड़ दिया। तो इस स्थिति में तीनों पे जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगा, इन सभी के जो E1 समतुल्य द्रव्यमान है मुक्त पदार्थ का उसके समानुपाती होगा। ये फैराडे ने देखा था। तो W1 समानुपाती W2 पहले विलयन में, दूसरे विलयन में दूसरे के समानुपाती। इन दोनों का अनुपात लेंगे, चूंकि समानुपाती है तो दोनों का अनुपात भी एक नियतांक आएगा, यानी इसमें इसे भाग करेंगे, इसमें इसे भाग करेंगे तो एक नियत मान मिलेगा, इसलिए इस दोनों का अनुपात बराबर है। तो अब देखिए आगे क्या होगा। W बराबर होता है ZIT, हम लोग जानते हैं, Q ZQ होता है, Q का मान IT रख दिए। अब Z बराबर जानते हैं हम लोग, अच्छा W1 बटा में W2 है, तो W1 की जगह पे Z1 IT होगा और W2 की जगह पे Z2 IT हो जाएगा। धारा समान बह रही है सभी में, आवेश की मात्रा समान है, यानी IT भी समान होकर कट जाएगा, लेकिन Z1 Z2 अलग अलग रहेगा दोनों के लिए। ये भी नियतांक होता है लेकिन अलग अलग नियतांक है, उसके लिए अलग नियतांक, इसके लिए अलग नियतांक। तो अब ये दोनों बच गए, यानी हमें फाइनल समझ में आ गया कि Z समानुपाती E हो भी, यानी E जो है Z के समानुपाती भी होता है। बराबर करेंगे इन दोनों को Z के बराबर, तो यहाँ पे अनुपात में नियतांक, जो नियतांक लिया जाएगा बराबर करने पर वो 1/f होगा, यानी फैराडे नियतांक होगा। तो आपको पता चल गया कि Z का मान E/f क्यों लिया जा रहा था। तो F का मान कितना होता है, 96,500 होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता और मूलर चालकता क्या है, दोनों में के बारे में बताना है, विशिष्ट चालकता के बारे में भी और मूलर चालकता के बारे में भी। तो विशिष्ट चालकता हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी रो का उल्टा 1/ρ। इसे कप्पा से सूचित करते हैं। अब SI मात्रक हो जाएगा, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा गया, लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1/ρ, ठीक ना। SI मात्रक हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स।
या अन्य मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कई कंडीशन में मात्रक हो सकती है, इसलिए मैंने सारा लिख दिया ताकि जो भी एक नंबर में भी आए तो हमारा काम बन जाए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा के बराबर 1/रो। ठीक, के बराबर कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो बराबर हो जाएगा। रो का जानते हैं आप, रो आर बराबर होता है रो इंटू L/A। तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L हो जाएगा। ठीक, इसको लिख के घेर लीजिएगा बढ़िया से। फिर अगला लिखना मोलर चालकता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। फिर है विलयन में, इसका परिभाषा दे रखा है कि विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य को घोलने पर उत्पन्न सभी आयनों द्वारा चालकता है। कोई विलयन है, डब्बे में पानी रखा है, चीनी रखा है, कुछ भी विलयन मिलाया गया है, उसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं। नमक डाल दीजिए, चाहे कोई भी दूसरा वैद्युत अपघट्य। चीनी और ग्लूकोज वैद्युत अपघट्य नहीं होते, नमक हो सकता है, कोई अम्ल हो सकता है। तो उसको मिलाएंगे तो मिलाने पर उत्पन्न सभी आयन, 1 मोल में जितने आयन उत्पन्न होंगे उनके द्वारा जो चालकता होगी विलयन की, उसी को कहा जाएगा मोलर चालकता। लैम्डा एम से इसे सूचित करते हैं। लैम्डा एम बराबर के इंटू भी होता है, या लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटा में एम। ये वाला याद करके रहिए, ये वाला लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा। ऐसे भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दें। तो पहले इलेक्ट्रोड विभव का लिखा है, इसे देख लीजिए। जब धातु के इलेक्ट्रोड को इसके आयन युक्त विलयन में रखा जाता है, जो धातु का इलेक्ट्रोड लिया गया है उसी का विलयन भी लिया जाए। जिंक धातु का लिया गया तो जिंक सल्फेट का विलयन, कॉपर धातु का लिया गया है तो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाए, तो इलेक्ट्रोड धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। क्या बोल रहा है, जब धातु के इलेक्ट्रोड को इसके आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो इलेक्ट्रोड धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। ठीक, या तो धनावेश से गिर जाएगा, नहीं तो ऋणावेश से गिर जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, देख लेते हैं आगे। हो जाता है जिससे इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। विभव का मतलब होता है आवेश का ले आना ले जाना। आपने पढ़ा होगा विभव, अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। उसी तरह आवेश, जब विलयन में जो आवेश है वो इलेक्ट्रोड पर चिपकेगा तो चिपकेगा तो जैसे जैसे जाएगा सटेगा, उसके बीच में एक कार्य होगा, उसी को विभव कहा जाएगा। उत्पन्न होता है उस विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड को मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोड का हम परिभाषा यहाँ पे लिख देंगे, सेल में स्थित 2 धातु के छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। शॉर्टकट परिभाषा है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोड के कई नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता और समतुल्यांक चालकता को परिभाषित करें। विशिष्ट चालकता हम लोग जानते हैं, और नहीं, विशिष्ट चालकता और समतुल्यांक चालकता। अच्छा, देखते हैं, पहले हेडिंग लगाएंगे विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये अभी हमने जाना, जैसे कपास से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। तो पीछे अभी इसी को जाना, दोबारा लिख दिया गया है। अब हमें नया ये जानना है समतुल्यांक चालकता, इसका हेडिंग लगा के लिख देंगे। तो जैसे जैसे लगाया जा रहा है हेडिंग, उत्तर मत लिखिएगा परीक्षा में। विशेष चालकता हेडिंग लगा के इसको अंडरलाइन बढ़िया से कर दीजिएगा, इंच लगाकर, और तब लिखिएगा एक लाइन छोड़ छोड़ कर, बहुत अच्छा लगेगा और साफ साफ भी रहेगा। आगे देखते हैं। समतुल्यांक चालकता बिल्कुल मूलर चालकता के समान होता है, लेकिन यहाँ पे मूलों की संख्या, उसमें मोलों की संख्या की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ग्राम तुल्यांक की बात करेंगे। लिखेंगे विलयन में 1 ग्राम, हिंदी में लिख दीजिएगा, या ठीक है हिंदी में लिखते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर उत्पन्न सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता
को समतुल्यांक चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से सूचित करते हैं, बराबर हो जाएगा कप्पा गुणे 1000 बटा में n। यहाँ पे नॉर्मलता लिया जाता है। मोलर चालकता में मोलरता लिया जाता था, समतुल्यांक चालकता में नॉर्मलता लिया जाता है। उसमें मोलों की संख्या लिया जाता है, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक की संख्या लिया जाता है। ठीक, ग्राम तुल्यांक क्या है इसी में बताया गया है, आपको इस पे वीडियो भी बनाया गया है एक एक करके। ये तीसरे अध्याय का आपको नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल हेडिंग लगा दीजिएगा, तब लिखिएगा परिभाषा। लिखेंगे वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद या कुछ समय तक प्रयोग के बाद सेल निष्क्रिय हो जाता है, मतलब काम नहीं करता और दोबारा प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे मरकरी सेल, ठीक है, जो हमारे घड़ी में लगता है। घड़ी में दोनों हाथ वाली घड़ी चाहे दीवार वाली घड़ी, एक बार यूज हो जाता है फिर ख़त्म हो जाता है, दोबारा रीयूज नहीं होता। लेकिन वही आता है द्वितीयक सेल। जैसे मोबाइल का सेल, मोबाइल की बैटरी तो बार बार रिचार्ज हो जाता है, एक बार चार्ज खत्म हुआ फिर रिचार्ज करेंगे फिर यूज हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल। उसको भी जानेंगे इसी में पहले, लेकिन जानेंगे अगला क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक की परिभाषा दें। क्या है सेल स्थिरांक। ऐसा लगता है सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का अनुपात सेल नियतांक या सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे G स्टार से सूचित करते हैं, कुछ लोग इसे C स्टार से सूचित करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी G स्टार बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, G स्टार बराबर हो जाएगा L बटा A। ठीक, इसको आप भी लिख दीजिएगा, घेर दीजिएगा बहुत अच्छे से। अब समझना है हमें कि ये इसका थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, फायदा भी होगा आपको। कि इनके बीच की दूरी को L कहते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को। इनकी जो मोटाई है इतने दूर एरिया में जितना मोटा ये घेर रखे हैं जगह, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है A। यानी कुछ इस प्रकार है कि इनकी मोटाई है इतना और इनके बीच की दूरी है इतना, तो ये घन जैसा आकृति बनाएंगे और घन जैसा आकृति बनाएंगे। ठीक, इतना एरिया कवर करेंगे, तो इसमें भी ज़्यादातर ये जो घन एरिया बनेगा उसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर की कल्पना करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा दूरी, 1 सेंटीमीटर के बीच मोटाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर में हो, यानी उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बने, यानी कि 1 ml के बराबर पानी अटे या कोई भी विलयन अटे, तो उसी के आधार पर निकाला जाता है सेल नियतांक। अगला क्वेश्चन है संचायक बैटरी, या इसको हम लोग द्वितीयक सेल भी कहते हैं या सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, जिसको बार बार संचयित किया जा सकता है, रीस्टोरेज बैटरी है। वह सेल जिसको उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह से फिर आवेशित कर दोबारा प्रयोग में लाया जा सके, उसी को संचायक सेल कहते हैं या द्वितीयक सेल भी कहा जाता है, संचायक सेल कहते हैं। ठीक, मैं देख लेता हूँ इसका उदाहरण। इसका उदाहरण आगे दिया है, ये मैंने लिख दिया गलत करके, इसका आगे लिखा हुआ है, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कहलाता है, यहाँ पे लिख देंगे जैसे लेड संचायक सेल। ठीक, फिर से लेड संचायक सेल होता है और भी कुछ होगा, लेकिन ज़्यादातर ये फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का व्याख्या करें, 5 नंबर में। ठीक, 5 नंबर वाला हमेशा मतलब 5 नंबर में आता है, अगर दोनों आता है साथ साथ तब। तो वही 1834 में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन से संबंध 2 नियम दिए, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। पहला नियम क्या है, इसको मैं समझा ही चुका हूँ क्योंकि 2 नंबर में आया था। अब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा भी दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश का हेडिंग मत लगाइएगा, हिंदी का ही लगाइएगा। ठीक, क्योंकि टाइम पास है ये सब, आप हिंदी मीडियम से हिंदी लगाइएगा। आगे देखते हैं। फिर दूसरा नियम हेडिंग लगाएंगे, पॉइंट वाइज भी करके लगा सकते हैं। और दूसरा नियम में अभी क्या होता है, अभी सारा 2 नंबर में बता दिया गया है, तो बार बार इसको क्या बताना, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है
यहाँ फैराडे नियतांक कितना होता है, 1 मोल पे लिखा गया, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये परीक्षा में मत लिखिएगा। ये सब बात की बातें हैं कि भाई 1 मोल के लिए इतना लेंगे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 3 के लिए कितना लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ये सब मत लिखिएगा, यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक। और ये चैप्टर यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थे सारा VBI मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में अध्याय 4 का देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।